इंडिया की कहानी शुरू होती है लगभग 55,000 साल पहले यानी 55,000 ईयर्स अगो, जब मॉडर्न ह्यूमंस पहली दफा इंडिया में आए। सेटल लाइफ इंडिया में स्टार्ट होती है 4500 BCE में और यूं स्टार्ट होता है सिविलाइजेशंस का दौर। इंडिया की पहली नॉन सिविलाइजेशन जो हमको पता है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसे दुनिया उसको जानती है। यह सिविलाइजेशन अपने पीक पे थी अराउंड 2600 BCE से लेके 1900 BCE। ये अराउंड 700 ईयर्स का या 700 साल का एक ऐसा दौर था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन सारी दुनिया में सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा सूखा हुआ, ड्राउट्स हुए और लोग अर्बन सेंटर्स को छोड़ के विलेजेस में जाके आबाद होना स्टार्ट हो गए और यूं शहर आहिस्ता आहिस्ता डस्ट बनते चले गए और यूं इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन आने लगा। यही वो दौर था जब आहिस्ता आहिस्ता इंडो आर्यंस सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आए, स्पेसिफिकली इंडियन पंजाब की तरफ, और यूं वैदिक पीरियड की शुरुआत। वैदिक पीरियड चलता है लगभग 1500 BCE से लेके 500 BCE। यही वो दौर था जब सबसे पहले हमको सोशल स्ट्रक्चर इंडिया में दिखना स्टार्ट हुआ, वही सोशल स्ट्रक्चर जो आज तक इंडिया में लागू है, यानी वर्ना सिस्टम। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे जो ट्राइब्स हैं यानी जनापदास, वो आहिस्ता आहिस्ता मर्ज होना स्टार्ट होते हैं और हमारे पास बड़े बड़े एक कबीले या ट्राइब्स आना स्टार्ट होते हैं, यानी महाचानापदास। और यूं एक नई वेव ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया में शुरू हुई। ये नई वेव ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता रिलीजन भी लेके आती है और यूं हमें जैनिज्म और बुद्धिज्म का राइज दिखता है इंडिया में, और इसी से बुनियाद पड़ती है हिंदुइज्म की, जो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में प्रमोट होना शुरू होता है। इंडिया की पहली ग्रेट एम्पायर बनती है मौर्य एम्पायर, जो चंद्रगुप्त मौर्य नंदा एम्पायर का कोलैप्स लेके आते हैं। फिर ईयर 185 में मौर्य एम्पायर भी कोलैप्स कर जाती है और बनती है शुंग एम्पायर। शुंग एम्पायर इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को रूल करती है। यही वो पीरियड था जब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में इंडो ग्रीक एम्पायर भी बनना स्टार्ट होती है। ये इंडो ग्रीक किंगडम इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होती है, जो आजकल इंडिया और पाकिस्तान में शामिल है। ये वो दौर था जब इंडिया को छोटी छोटी काफी सारी डायनेस्टीज ने रूल करना शुरू किया। फिर 4th to 6th सेंचुरी में हम देखते हैं इंडिया की ग्रेटेस्ट एम्पायर यानी गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर ही वो एम्पायर है जिसमें इंडिया की गोल्डन एज आई। ये वो एम्पायर है जिसकी वजह से हिंदुइज्म को प्रमोशन मिला और इंडियन इंटेलेक्चुअल वैल्यूज पढ़ना स्टार्ट हुआ। इंडियन वैल्यूज यानी कि इंडियन कल्चरल वैल्यूज, इंडियन रिलीजियस वैल्यूज और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता सारे एशिया में जाना शुरू होती है और यूं हमें एशिया में दिखना स्टार्ट होती है इंडियनाइज गवर्नमेंट्स। यही वो दौर था जब इंडिया आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में इकोनॉमिक पावर बनकर उभरता है और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के साथ बाकी सारी दुनिया का ट्रेड होना शुरू हो जाता है। इंडिया, जैसे मैंने पहले बताया था, इंटेलेक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता जा रहा था। अब हम पहुंचते हैं 11th सेंचुरी में। अब तक हमने बात की थी, जितनी बात की थी वो बात की थी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। अब साउथ इंडिया में भी हमें आहिस्ता आहिस्ता इंपीरियल पावर्स दिखना स्टार्ट हो जाती है और हमें इंडिया में साउथ इंडिया की सबसे ग्रेटेस्ट एम्पायर फाइनली दिखती है, द चूला एम्पायर। यही वो दौर था जब इंडिया मैथमेटिक्स में भी बहुत ज्यादा आगे जाता जा रहा था। कैसे? इंडिया में जो हिंदू न्यूमरल्स हैं, जो हिंदुइज्म के न्यूमरल्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अरब वर्ल्ड के स्कॉलर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा हेल्प लेते हैं इन हिंदू न्यूमरल्स से। यही वो दौर था जिसमें आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट भी सारी दुनिया में होना स्टार्ट होता है। अब ये वो पीरियड आना स्टार्ट होता है जब इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट से हमले होना स्टार्ट होते हैं। महमूद गजनी इसी दौर में इंडिया में हमले करता है और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में आना स्टार्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तुर्क आके दिल्ली सल्तनत बनाता है और आहिस्ता आहिस्ता जब दिल्ली सल्तनत अपने कोलैप्स की तरफ जाती है तो धीरे धीरे हमें दिखती हैं दक्कन की सल्तनत और बंगाल की सल्तनत। ये ऑलमोस्ट 300 साल तक रहती है। इसी दौरान हमें इंडिया में छोटी छोटी और स्टेट्स दिखती हैं, जैसे राजपूत स्टेट या विजयनगरा एम्पायर। ये वो एम्पायर्स हैं जो साथ साथ इंडिया में चलती चली आ रही। अभी इंडिया में कोई एक मेजर पावर मौजूद नहीं है। फिर हमें दिखता है एडवेंट ऑफ सिखिज्म 15th सेंचुरी में और 16th सेंचुरी में इवेंचुअली मुगल्स आ जाते हैं। मुगल जब आते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आके इंडिया पे कब्जा करना शुरू करते हैं और एक ग्रेट एम्पायर इंडिया में ओवरऑल कंबाइन करके बनाते हैं। अब यही वो पीरियड होता है 18th सेंचुरी के आसपास जब मुगल्स भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर और वीक होना शुरू होते हैं और हमें इंडिया में छोटी छोटी और एम्पायर दिखती हैं, जैसे मिजोरियन एम्पायर दिखती है, हमें दिखते हैं नवाब्स, और इस तरीके से हमें बहुत सारी छोटी छोटी एम्पायर दिखना शुरू होती है। इस चीज का फायदा उठा के इवेंचुअली
ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे कब्जा करती। और फिर आता है रेवोल्यूशन 1857 का। इस 1857 के रेवोल्यूशन के बाद इंडिया चला जाता है ऑफिशियली कंट्रोल में ब्रिटिश एम्पायर के, जो कि बन जाता है ब्रिटिश राज इंडिया में। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में आजादी की मूवमेंट्स होना स्टार्ट होती है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और इस दौरान दो मेजर लीडर्स उभर के सामने आते हैं। एक आते हैं महात्मा गांधी, जो लीड कर रहे होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और एक आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जो लीड कर रहे होते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। और इवेंचुअली दो डिफरेंट स्टेट्स बन जाती हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। यहां भी इंडिया की कहानी खत्म नहीं हुई। 1971 में पाकिस्तान फर्दर दो स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। तो वो एरिया जहां 55,000 साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस आए थे, अब यहां पे तीन डिफरेंट देश मौजूद हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। इवेंचुअली हम लोग इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे जो कि ओवरऑल इन 55,000 साल के ऊपर मुहित होंगे। अगर आपको हमारी एफर्ट पसंद आई तो वीडियो भी लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू।